हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, मनी मार्केट डिमांड। द चैप्टर इज मनी मार्केट। इसके अंदर 3 यूनिट्स हैं, मनी डिमांड, मनी सप्लाई एंड देन एक इंस्टीट्यूट, एक अथॉरिटी जो मनी मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई को मैनेज करती है, एंड दैट इज आरबीआई। ओके, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा, अपने यहाँ पे आरबीआई है। तो एक यूनिट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बना हुआ है कि कैसे आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाती है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट इज मनी डिमांड। स्टार्ट विद इट। हम लोग फटाफट रिविजन कर रहे हैं इसका। सो मनी डिमांड चैप्टर का नाम है मनी मार्केट। उसके अंदर यूनिट 1, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। इंपॉर्टेंट थियरीज आर देयर। ओके, तो क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल थियरी, किनेशियन थियरी वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं कि पब्लिक को पैसे क्यों चाहिए होते हैं, क्यों पब्लिक पैसों की डिमांड करती है, क्या उन्हें जो है डे टू डे खर्चे के लिए पैसा चाहिए या वो फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहते हैं। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं लोगों के। कुछ लोगों को बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सो वो सारे रीज़न जो है इस चैप्टर में मिलेंगे। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। लोगों को पैसे क्यों चाहिए, पैसे की डिमांड कहाँ से आती है, उसके ऊपर है ये पूरा यूनिट, मनी मार्केट। ओके, इंट्रोडक्शन जाने दीजिए। यू कैन स्टार्ट विद फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी मतलब यार पैसा क्या काम करता है। सो पहला काम, पैसा, मनी इज अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे हम जानते हैं कि पहले हम जो है बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज करते थे, लेकिन अब हम पैसे से चीज़ों चीज़ों को खरीदते हैं। हाँ, पैसे नहीं खा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा जो है आपको चीज़ खरीदने की पावर दे देता है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सामान अब आप खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसा है। सो पैसा आपका डायरेक्टली आपका वांट सेटिस्फाई नहीं करेगा। पैसे नहीं खा सकते हैं हम। ओके, पैसे बिछा के सो नहीं सकते हैं, पैसे का घर नहीं बना सकते हैं, लेकिन पैसे से घर खरीद सकते हैं, पैसे से बेड खरीद सकते हैं, पैसे से खाना खरीद सकते हैं। तो पैसा जो है इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप ये चीज़ें जो है, आपके पास पैसा होगा, आप पैसे दो और ये चीज़ें आप ले लो। ओके, तो पैसे की पावर कहाँ है? पैसे की पावर है उसकी परचेसिंग पावर, कि पैसे से आप कोई भी चीज़ जो है वो खरीद सकते हो। सो इट कमांड्स परचेसिंग पावर। पहले क्या होता था? पहले बार्टर सिस्टम था, पैसे नहीं थे। तो वहां पे कैसा है कि बार्टर सिस्टम में यार, अभी पैसा आपके पास है तो आपको जो कोई भी चीज खरीदनी हो आप जाके खरीद लो। ओके, लेकिन जब बार्टर सिस्टम था तो ट्रांजैक्शन करना इतना सिंपल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वीट। ओके, मेरे पास वीट है और किसी एक जन के पास जो है वो है, मान लो इनके पास राइस। अब वीट और राइस दो चीजें हैं। इस इंसान को, लेट्स से दिस इज मिस्टर ए के पास वीट है, बट इन्हें राइस चाहिए। और मिस्टर बी के पास राइस है, लेकिन वही बात, जो अपने पास होता है वो हमको पसंद नहीं होता, हमको दूसरी चीजें चाहिए होती है। तो मिस्टर बी को वीट चाहिए। तो अब मिस्टर ए और बी को एक दूसरे की तलाश में जो है निकल जाना पड़ेगा। मिस्टर ए सोचेंगे कौन सा ऐसा इंसान है जिसे वीट चाहिए और उसके पास राइस है। मतलब दो चीजें होनी चाहिए यहाँ पर, कि कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो वीट खरीदना चाहता हो और राइस बेचना चाहता हो। ठीक है, तो ऐसा इंसान मार्केट में मिल गया, मिस्टर बी। बस उससे ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज नहीं देख रहे हो कि मिस्टर बी क्या बेचना चाहते हैं। मिस्टर बी राइस बेचना चाहते हैं, साथ में मिस्टर बी खरीदना क्या चाहते हैं? वीट। तो क्या खरीदना है, क्या बेचना है, दोनों चीजें जब मिलेंगी तब जाके बार्टर ट्रांजैक्शन होता था। यहाँ पे ऐसी बात नहीं, आपके पास पैसे है, ठीक है, तो वीट किसी को चाहिए नहीं चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा इंसान चाहिए जो राइस बेच रहा हो। पैसे लेके जाओ, राइस खरीद लो। ओके, सो पहले बार्टर में क्या होता था, दैट देयर वाज नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस, कि किसी को वीट चाहिए, किसी को राइस चाहिए, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के पास है, तब जाके जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाता था। ओके, सो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर को इसने हटा दिया, पैसे आ गए अभी मार्केट में। देन इट डिफाइंड यूनिट। मनी इज डिफाइंड एज यूनिट वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, कि आपके पास वैल्यू है, ठीक है, आपके पास 10 रुपए हैं या आपके पास 100 रुपए हैं। सो इसकी एक वैल्यू होती है जो कि अब पैसे में, यूनिट में बात की जाती है। यूनिट मतलब 1 रुपया, 10 रुपया, वैसे अब बात की जाएगी। ओके,
थर्ड, मनी कैन सर्व एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट ऑल्सो, मतलब आप जो है बाद में ही पेमेंट कर सकते हो, अभी काम कर लो बाद में पैसा दे देना, उधारी चलती है। एंड देन कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज जनरली एक्सेप्टेबल। जनरली एक्सेप्टेबल मतलब कहीं भी जाओगे पैसे एक्सेप्ट हो जाएंगे। लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, आप जो है वो नोट रख दो या कॉइन्स रख दो तो काफ़ी सालों तक चलते रहेंगे। एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल का मतलब क्या है? अगर आप 4-5 साल के बच्चे को भी एक नोट दिखाओगे वो समझ जाएगा कि ये पैसे हैं, और अगर पेपर दिखाओगे खाली पेपर तो बोल देगा ये खाली पेपर है। तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि यार ये पैसा है। ओके, सो एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। पागल आदमी भी समझ जाता है ये पैसे है। तो पैसा ऐसा है, बच्चा पागल कुछ मैटर नहीं करता, पैसा हर कोई पहचानता है। डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब उसको रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस करना मतलब नकली नोट बनाना डिफिकल्ट होना चाहिए। उसके अंदर ऐसे ऐसे अलग अलग छुपे हुए डिजाइन बना के रखो, छुपी छुपी कुछ चीजें बना के रखो कि वो काउंटरफीट करना मुश्किल हो, या फिर अगर पॉसिबल भी हो तो बहुत महंगा पड़ जाए उसको काउंटरफीट करना। अभी ऐसा है कि 10 रुपए की नोट जो है वो नकली बनाई जा सकती है, लेकिन 10 रुपए की नकली नोट छापने में 20 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो ऐसा काम कोई इंसान करेगा नहीं यार। ओके, तो ऐसा बना दो नोट को कि उसको या तो काउंटरफीट करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए, या फिर अगर पॉसिबल भी हो तो कॉस्ट ज़्यादा लग जाए। एंड देन रिलेटिवली स्केर्स। रिलेटिवली स्केर्स मतलब कमी होती है, लिमिटेशन होती है, पैसे की लिमिटेशन होती है। अरे बहुत बड़ी बात है, हर किसी की लाइफ में पैसा लिमिटेड है। कोई जो है ऐसा नहीं बोलता कि मेरे पास यार इनफ पैसे हो गए अब तो मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पैसा हमेशा स्कैर्स ही होता है, जितना मिले उतना कम है, ठीक है। एंड देन इजीली ट्रांसपोर्टेड। इजीली ट्रांसपोर्टेड मतलब अगर मान लो कल को आपको 100 किलो गेहूं लेके किसी से 100 किलो चावल देना पड़ता, तो यार गेहूं लेके कहाँ घूमते, चावल लेके कहाँ आते, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब तो 2000 रुपए की नोट आ गई है। ओके, सीधा फोल्ड करो जेब में रखो, या पूरा बंडल भी जेब में रख सकते हो आराम से। 2 लाख रुपए जेब में जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब पैसा एक जैसा होता है। अभी आपके पास 10 रुपया हो या मेरे पास 10 रुपया हो, एक ही जैसा दिखेगा, एक ही वैल्यू है उसकी। एंड डिविजिबल इंटू स्मॉलर पार्ट्स। डिविजिबल इंटू स्मॉलर पार्ट्स मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो ये है इसका फंक्शन। नॉट डिमांड फॉर मनी। लोग पैसे की डिमांड करते क्यों? ओके, सो डिमांड फॉर मनी जो है वो आप जो है यहाँ से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। ओके, थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये तो आप रीड कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी होती है, इसके लिए वो उनको चाहिए होता है, किसी को घर खरीदना होता है, किसी को गाड़ी खरीदनी होती है। ओके, तो ये रीजंस है जिसकी वजह से पैसे चाहिए। ये बहुत सिंपल है, ये आप पढ़ के समझ सकते हो। थियरीज पे आता है। थियरी सुनते ही ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी बात है, किसी ने कोई थियरी निकाली है। सो देयर इज क्लासिकल अप्रोच, द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थियरी, ओके, कि ये जो पैसा है, ये पैसे का डिमांड कितना हो सकता है मार्केट में, पैसे का डिमांड कितना हो सकता है। पैसे का डिमांड डिपेंड्स अपॉन गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड, ठीक है। पैसे का डिमांड डिपेंड्स अपॉन गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड एज पर क्लासिकल थियरी, क्वांटिटी अप्रोच। ओके, तो मान लो अभी इंडिया में जो है वो जितने भी पब्लिक है सबको मिला के कहीं ना कहीं जितना हर कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है उसके लिए पैसे चाहिए होता है, वो है 100 करोड़ रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए। तो अगर 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होने वाला है तो मार्केट में पैसे की डिमांड भी कितनी की होगी? 1 लाख करोड़ की, ठीक है। नो जस्ट लाइक ऑपरेटिंग साइकिल, पैसा भी मार्केट के अंदर घूमता रहता है, ठीक है। अभी एक जन डिमांड फुलफिल करने के लिए खर्चा करेंगे, वो पैसा दूसरे के पास जाएगा, फिर वो तीसरे के पास जाएगा, तो वही पैसे जो है घूमते रहता है। ओके, घूमना मतलब टर्नओवर काम करता है उसका, तो वहां से एक वेलोसिटी आती है कि कितनी बार पैसा हमारा जो है वो घूम रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है
दैट मनी वेलोसिटी, m इज मनी इन सर्कुलेशन एंड वेलोसिटी। तो मान लो मार्केट में जो है वो 10,000 करोड़ रुपए हैं और यही पैसे जो हैं 10 बार घूमेंगे, मतलब हैंड्स चेंज करेंगे। एक जन ने खर्चा किया, दूसरे की इनकम, दूसरे ने खर्चा किया, तीसरे की इनकम, 10 बार जो है घूमेगा पैसा। पैसा घूमता है। आज आपकी जेब में जो 100 रुपया सुबह था, वो 100 रुपये किसी और की जेब में होंगे रात को, और उससे तो दिन में वो 5 जगह हाथ चेंज करके गया हो। तो ये है वेलोसिटी पैसे की। तो 10,000 करोड़ अगर 10 बार घूमेगा तो कहीं ना कहीं इस 10,000 करोड़ से मार्केट में 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जो कि रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिंपल सी थियरी है दैट पैसा का सर्कुलेशन इनटू वेलोसिटी इज दिस। तो आप वेलोसिटी निकालो, देखो पैसे कितनी बार घूम रहे हैं, उसके हिसाब से इतना पैसे का डिमांड जो है मार्केट में रहने वाला है। सो इन शॉर्ट, आज मार्केट में डिमांड कितने की है पैसे की? 10,000 करोड़ की। अगर 10,000 करोड़ हो, यही पैसे घूमेंगे 10 बार और 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये है उसकी इक्वेशन, mv इज इक्वल टू pt। m इज मनी इन सर्कुलेशन, v इज वेलोसिटी, कि कितनी बार जो है 1 रुपया घूमेगा। देन p इज प्राइस and t is transaction, मतलब quantity. Price into quantity will give you total transaction value. So pt is total transaction value. Okay. अब इस थियरी में आगे एक और चेंज आया यार, लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, ओके, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। अभी सारे ट्रांजैक्शन जो हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैश में नहीं हो रहे, कुछ बैंकों में भी होता है, कुछ बैंकों में भी होता है। तो m बार और v, this m and v is the total quantity of credit money. Credit money मतलब जो बैंकों के थ्रू जा रहा है, deposit, loans, and velocity of circulation of credit money. Okay, so जहाँ पे हार्ड कैश मनी था, यहाँ पे बैंक का भी मनी आ गया, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, then we got to the neoclassical approach. It was given by AC Pico, नाम याद रखना है आपको, अल्फ्रेड मार्शल, AC Pico। ओके, तो अब इन्होंने जो है पैसे निकालने का, डिमांड निकालने का 2 तरीका ढूंढा है। पहला, possibility of split of sale and purchase into 2 different points of time rather than being simultaneous। पहले क्या होता था, इन्होंने ये बोला है कि पैसे का जो है वो डिमांड जो है वो क्यों आता है, क्यों लोगों को पैसे चाहिए होता है। क्योंकि होता क्या है कि हम परचेज किसी और टाइम करते हैं, सेल किसी और टाइम। सेल किसी और टाइम मतलब हमारे पास पैसे कभी और आते हैं और पेमेंट कभी और होता है। जैसे आज मेरे पास सैलरी आई, खर्चा जो है मुझे पूरे महीने करना है, तो कहीं ना कहीं पूरा महीना पैसा संभाल के रखना पड़ेगा। दैट इज़ वाई पैसे का डिमांड, कि परचेज और सेल जो है वो एक साथ में नहीं होता। और दूसरा, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आ गई, तबीयत खराब हो गई, किसी की शादी पड़ गई, और मान लो किसी को कोई अचानक पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे लग गए किसी भी रीज़न से, तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो लोगों को 2 रीज़न से पैसे चाहिए। एक तो खर्चा करने के टाइम पे पैसा होता नहीं है, तो होल्ड करना पड़ेगा आपको भी। सैलरी 1 तारीख को आती है, खर्चा पूरे महीने करना पड़ता है, तो पैसा चाहिए, इसके लिए डिमांड करते हैं लोग। और दूसरा, अगर कुछ फ्यूचर में काम आ जाए, ओके, इसके लिए। Now this is the formula. MD is money demand. K is proportion of national income that is being spent, that is being held as a cash. लोग होल्ड करना चाहते हैं कैश। क्यों होल्ड करना चाहते हैं? बिकॉज उनको खर्चा करना है फ्यूचर में, या फिर उनको रखना है, पैसे सेव करके रखना है, सो दैट दे कैन मीट द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। सो PY is proportion of the notional income, the nominal income, notional in nominal। नॉमिनल का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन वगैरह इंक्लूड करके, इंक्लूसिव ऑफ द इन्फ्लेशन, आपके पास जो इनकम आती है। हम जानते हैं कि पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू नहीं, वो जो नॉमिनल वैल्यू है वो लेनी है, नॉट द प्रेजेंट वैल्यू, नॉट द रियल वैल्यू। ओके, नॉमिनल वैल्यू मतलब जितना कैश आपको आता है। ओके, सो मान लो एक कोई पब्लिक है, वो 1 लाख रुपए कमा रही है, कोई एक पर्सन है वो 1 लाख कमा रहा है, उसमें से वो 10% जो है होल्ड करना चाहता है, मतलब 10,000। सो 10,000 इज मनी डिमांड,
उसको 10,000 रुपये चाहिए बस, बाकी 90,000 रुपये आए जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 रुपये उसको चाहिए। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ वी हैव केनीशियन थियरी ऑफ मनी डिमांड विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, और यहाँ पे इन्होंने 3 मेजर्स आपको बताए हैं, 3 मोटिव्स बताए हैं कि लोगों को पैसे क्यों चाहिए होते हैं। एक, ट्रांजैक्शन करने के लिए, दिन के खर्चे, कंजम्पशन के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, कि हमको ट्रांजैक्शंस करना है। ओके, ट्रांजैक्शंस करना है। पर्सनल ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। इट कैन बी पर्सनल और बिजनेस ऑल्सो। देन प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मतलब फ्यूचर में अगर मान लो तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा गलत हो गया हमारे साथ में, एक्सीडेंट हो गया या पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए होगा, किसी और मोटिव के लिए लोग सेविंग करते हैं, उसके लिए प्रिकॉशन। फ्यूचर में कोई एडवर्स सिचुएशन आ गई तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव मतलब अगर आपको कभी कमाने का मौका मिला, ठीक है, तो आपके पास पैसे होने चाहिए। मान लो रातों रात जो है ऐसा हुआ कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मौका मिल गया आपको, कोई शेयर बहुत गिरा हुआ है और आप जो है उसमें पैसे लगा के डबल कर सकते हो, लेकिन पैसा ही नहीं है। पैसा होगा तो डबल करेंगे ना, यहाँ तो पैसे ही नहीं है। तो लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब अगर आपके पास पैसा हो तो आप इन्वेस्टमेंट करके उस पर अच्छा खासा कमा सकते हो, लेकिन आपके पास उस टाइम पे पैसा होना चाहिए कमाने के लिए। तो दैट इज स्पेक्युलेटिव मोटिव, कि अगर मान लो शेयर्स वगैरह कहीं पे भी पैसे लगा के फटाफट कमा सकते हैं तो फिर इसमें क्या गया है, अच्छी बात है। लोग उसलिए भी सेविंग करते हैं कि मौका मिलेगा तो कमा लेंगे। स्पेक्युलेटिव मोटिव। ओके, ये 3 रीजंस हैं। देन पोस्ट किनीशियन डेवलपमेंट्स इन द थियरी ऑफ मार्केट फॉर। अभी किनीशियन ने थियरी जो थी, किनीशियन थियरी वो एकदम एक काइंड ऑफ मील का पत्थर थी, मतलब बीच में आ गई वो। कुछ थियरीज इसके पहले, वो क्लासिकल नियो क्लासिकल, और कुछ इसके बाद आ गई। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, दिस इज डेवलप्ड बाय बॉमेल एंड टॉबिन। ये आपने कैश मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल में पढ़ा है। कैश मैनेजमेंट वर्किंग अपना जो ऑप्टिमम कैश होल्डिंग कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम कैश होल्डिंग, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, और अगर बार बार ट्रांजैक्शन करने जाओगे, पैसा निकालने जाओगे बैंक से तो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक ही बार में सब निकाल के रख लेते हो तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज कर रहे हो। ओके, तो ऑप्टिमम कैश होल्डिंग होनी चाहिए आपके पास। ये जो थियरी है ये बॉमेल ने दी थी। इनकी थियरी हमारे पास एफएम में कैश मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल चैप्टर में कैश मैनेजमेंट है, उसके अंदर है। ओके, इसमें और कुछ नया नहीं है। देन यू हैव फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियरी। क्वांटिटी थियरी को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। ऐसा बोला कि क्वांटिटी थियरी मतलब वो जो ट्रांजैक्शंस, डे टू डे ट्रांजैक्शंस थे, ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब खर्चा करने के लिए। ओके, और उसमें डिपेंड करता था कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी जितनी इनकम होगी आप उसके हिसाब से खर्चा करोगे। ओके, लेकिन यहाँ पे इनकम नहीं, यहाँ पे ये लोग कुछ और बात कर रहे हैं कि पर इंसान इनकम के हिसाब से खर्चा नहीं करता। इंसान खर्चा करता है परमानेंट इनकम के हिसाब से। व्हाट इज परमानेंट इनकम? परमानेंट इनकम मतलब होता है वेल्थ, जो इंसान की वेल्थ है। फॉर एग्जाम्पल हाउस, कार, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो जिनके पास ये ज्यादा हो, जिसके पास बड़ा घर होगा, बड़ी कार होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होगा, ऑल्दो उसको आजकल इनकम नहीं आ रही हो, फिर भी उसके खर्चे ज्यादा ही होते हैं। तुम देख लो कि अमीर आदमियों के भले भले उनको कुछ टाइम तक इनकम नहीं है, उनके खर्चे ज्यादा ही होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन वेल्थ, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट इनकम। करंट इनकम मतलब रेगुलर इनकम, वेल्थ मतलब परमानेंट इनकम। एंड रिलेटिव रिटर्न्स ऑन असेट्स, रिलेटिव रिटर्न ऑन असेट्स। रिटर्न ऑन असेट्स का मतलब है कि आपको जो है असेट से कितना बेनिफिट आ रहा है, इन शॉर्ट। ओके, क्या क्या फायदा मिल रहा है। हाँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी एज पर फ्राइडमैन। तो इन्होंने क्या बोला, इट इज अ फंक्शन, फंक्शन मतलब रेशियो, प्रपोर्शन ऑफ वेल्थ, वेल्थ के हिसाब से लोग खर्चा करते हैं, नॉट द रेगुलर इनकम। और ये वेल्थ का मतलब, वेल्थ कैसे निकाली जाती है किसी की, मतलब वेल्थ का वैल्यू क्या है। वैल्यूएशन वी हैव सीन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि किसी भी चीज़ की क्या वैल्यू होती है। जो भी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है,
फ्यूचर बेनिफिट्स को आप कैपिटलाइज कर दो, मतलब डिवाइड बाय WACC, ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में भी देखा था। तो यहाँ पे ऐसा बोला कि जब आप ये एवरेज रिटर्न निकालने लगोगे, वेटेड एवरेज रिटर्न, तो आपको 5 असेट्स का जो है वो एवरेज लेना है। 5 कौन से असेट्स? मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन कैपिटल मतलब हमारी आपकी वैल्यू हो गई, और हमारा सैलरी एवरी ईयर कितना बढ़ रहा है वो भी एक रेट होता है। देन इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद प्राइस लेवल, मतलब अगर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक का खर्चा भी या मनी का डिमांड भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली यार, जैसे जैसे चीज़ें प्राइस बढ़ती जाती चीज़ों की, हमको पैसे भी ज़्यादा चाहिए उसको खरीदने के लिए। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग, दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो सोचो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आप पैसा खर्च कम करोगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे। और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, आप सोचोगे क्या फ़ायदा इन्वेस्टमेंट करके, इससे अच्छा खर्चा कर लो। तो जो रेशियो है ना वो ऐसा है कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो हम खर्चा कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हम खर्चा ज़्यादा कर देते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट रेट का हमारे मनी डिमांड के साथ रिलेशन जो है वो उल्टा है। मनी डिमांड विल राइज इफ इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस। एंड इन्फ्लुएंस बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, महंगाई कम होगी तो आपको कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। द डिमांड फॉर मनी इज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क में क्या होता है, देखो कुछ लोग जो होते हैं वो सेफ टाइप के होते हैं। सेफ मतलब उनको कोई रिस्क नहीं चाहिए यार, वो चाहते हैं कि पैसा जो है अपने पास कैश में हो, कोई हमको रिस्क नहीं लेना है, बैंक में डालेंगे लॉस हो सकता है, और कहीं भी यार इन्वेस्टमेंट कर दिया खराब हो जाएगा, इससे अच्छा घर में पड़ा रहे चलेगा। तो सेफ लोग ज्यादा होल्डिंग करते हैं, और जो रिस्की आदमी होगा वो बोलेगा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डूबे तो चलेगा लेकिन मुझे कमाना है। तो रिस्की आदमी जो है वो लेस होल्डिंग रखता है कैश का। ओके, एक सेफ आदमी बोलेगा मुझे पैसे कहीं नहीं डालने, तिजोरी में रहेंगे चलेगा। रिस्की आदमी बोलता है नहीं नहीं मुझे रिस्क लेना है, पैसे लगाओ यार, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, पैसे बढ़ाने हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट मनी डिमांड। अब नेक्स्ट टॉपिक है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब पैसे आते कहाँ से हैं। सो द सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, पैसे आते कहाँ से, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मार्केट में कितना पैसा है, कितना सप्लाई है वो देखना। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, पैसे जो है मनी सप्लाई क्यों करनी पड़ती है, क्यों ऐसा हो जाता है। एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर बहुत आसान है। अगर कोई इंसान 100 रुपए का खर्चा करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस 100 रुपए के खर्च, वो 100 रुपया किसी और की जेब में जाएगा, वो इंसान भी उसको खर्चा करेगा। देखो एक जन खर्चा करेंगे तो किसी की इनकम बनेगी, फिर वो भी खर्चा कर सकता है बिकॉज उसको भी इनकम हुई है, फिर तीसरे के हाथ में जाएगा। तो जब मार्केट में हम 100 रुपए लगा देते हैं ना, तो 100 रुपए मल्टीप्लाई होके काफी ज्यादा रुपए का ट्रांजैक्शन कर देता है। इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड द टर्नओवर। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। कि किस रेट से पैसा घूम रहा है। आजकल देखो रिसेशन के टाइम पे पैसा स्लो घूमता है, लोग पैसा निकालना नहीं चाहते हैं, और जब मार्केट अच्छा चलता है ना लोग खर्चा करते हैं खुल के। अभी दिवाली आएगी तो देखो लोग खर्चा करेंगे, एक जन खर्चा करेंगे, मान लो मैं कपड़ा लेने गया तो कपड़े वाले की इनकम हुई, कपड़ा वाला कुछ और लेने जाएगा, मान लो मिठाई लेने गया, मिठाई वाले की इनकम हुई, मिठाई वाला दूध लेने जाएगा, दूध वाले की इनकम होगी, दूध वाला घूम के खिलौने लेने जाएगा बच्चे के लिए, उसकी इनकम होगी। तो ये पैसा घूमता है, दिस इज मल्टीप्लायर। यहाँ से पढ़ना इंट्रोडक्शन तो आप जो है वो फटाफट रीड कर लोगे, इंट्रोडक्शन में कुछ है नहीं। The money supply denotes the total quantity of money available to the people in an economy. वही होता है मनी सप्लाई की, मार्केट के अंदर कितना पैसा है, जितना पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है। The quantity of money at any point of time is a measurable concept. Any point of time is a measurable concept, मतलब आप मेजर कर सकते हो, it can be measured, आप कैलकुलेट कर सकते हो, it can be calculated कि मार्केट में कितना पैसा है। Now the supply of money is a stock variable. Stock variable मतलब जैसे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं वैसे ही। स्टॉक का मतलब आप देख लो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में
इस पॉइंट ऑफ टाइम में आज के दिन, फॉर एग्जांपल आज के दिन, आज कौन सा दिन है, लेट्स से आज 5th ऑफ नवंबर, तो 5th ऑफ नवंबर के दिन मार्केट में कितना पैसा है, दैट इज मनी सप्लाई। ओके, लेट्स से यहाँ मार्केट में 10 लाख करोड़ है, मतलब 10 लाख करोड़ इज द मार्केट सप्लाई। ओके, एंड देन द स्टॉक of money always refers to the stock of money available to the public। आरबीआई के पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंकों के पास पड़ा हुआ है, वो नहीं, सिर्फ पब्लिक के पास। ठीक है, तो पब्लिक कौन है वो यहाँ पे आपको देखना है, रीड कर लो, इजी है। पब्लिक का मतलब हाउस होल्ड, फर्म्स, बिजनेसेस एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी मतलब आरबीआई, गवर्नमेंट या फिर बैंक्स, ये सब नहीं। ओके, हाँ, बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट पड़ा हुआ है वो पब्लिक मनी में आता है। डिमांड डिपॉजिट is covered under public money। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, देखो दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड एंड टाइम। तो डिमांड मतलब सेविंग्स एंड करंट। अभी सेविंग्स एंड करंट जो है वो तो खर्च होंगे ही ना यार, वो तो कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड सप्लाई में आ जाते हैं, वो पब्लिक के पास ही जाने वाला है। हाँ, एफडी आरडी है तो वो बैंक के पास पड़ी होगी, ये पैसे तो कभी पब्लिक निकाल सकती है। ओके, देन रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, क्यों, द रीजन, रैशनल मतलब रीजन, क्या रीजन है क्यों मनी सप्लाई आपको मेजर करनी है, क्यों कैलकुलेट करनी है मनी सप्लाई, ताकि मॉनेटरी डेवलपमेंट्स हो सके। आरबीआई जो है मॉनेटरी डेवलपमेंट कर सके कि पैसा कम है, ज़्यादा है, और पैसे लगाने चाहिए या मार्केट से पैसे निकालने चाहिए, वो उसमें हेल्प करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव में भी हेल्प करता है कि किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी इस बार आनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है। ओके, एंड द सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, देन सोर्सेज मतलब पैसा आता कहाँ से, तो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। ठीक है, इनका डिसीजन होता है। अभी आरबीआई क्या करती है, पैसे बनाती है। उसके बाद आता है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक तक। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थ्रू लोन्स। कमर्शियल मतलब एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इनके पास पैसा आएगा तो मुद्रा लोन दो, नहीं ये लोन दो, वो लोन दो, ताकि पैसे पब्लिक तक पैसे पहुंचाओ। ओके, तो ये है सोर्सेस। देखो मैंने बोला था ये जो कमर्शियल बैंक्स है वो जो है क्रेडिट का मतलब लोन्स देंगे। देन मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, आखिर मनी सप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, ये आपको 12th में भी था, M1 M2 हम लोग ऐड करते थे। सो M1 M2 M3 M4। ओके, M1 इज करेंसी नोट्स विद एंड कॉइन्स विद पीपल, पब्लिक के पास जो करेंसी और कॉइन पड़े हुए हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो पड़ा हुआ है, मतलब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, करंट है, सेविंग, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ओके, M2 मतलब M1 जितना भी है प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस को भी इसमें ऐड कर लिया, पोस्ट ऑफिस में भी आप अकाउंट खोल के पैसे रख सकते हो। फिर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट को भी इसमें ले लिया, नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। ओके, मतलब M1 और टाइम डिपॉजिट पे ले लिया, और यहाँ पे टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। M3 मतलब ये भी आ गया और प्लस पोस्ट ऑफिस भी आ गया, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। हाँ, यहाँ पे एक लाइन है कि जो अदर डिपॉजिट्स की बात हो रही थी वो क्या है, कॉजी का मतलब होता है मिक्स्ड, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेट्रो है, तो मेट्रो जो है रिलायंस और MMRD है, वो तो महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है वो मिलके चला रहा है, तो इट इज अ कॉजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। नो, रिजर्व मनी। ओके, इस अगर ये निकालना है तो हमको इसमें क्या क्या ऐड करना है, करेंसी सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंकों ने कितना पैसा जमा करके रखा है, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट हमने देखा कि गवर्नमेंट और वो सब इसमें आ सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ओके, कि मनी सप्लाई की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है, पैसे, लोगों को पैसे होल्ड करने होते हैं, पैसे मार्केट में कम पड़ रहे होंगे तो और पैसे लाने पड़ते हैं। ओके, मॉनेटरी बेस मतलब पब्लिक के पास जो पैसा है वो बढ़ाना पड़ता है अपने को, तो ये आप जो है वो रीड कर सकते हो। हाँ, रीड मैंने लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लाई, कि पैसा घूमता कैसे है। ठीक है, सो दिस M इज मल्टीप्लायर। ओके,
इनटू एम बी। एम बी इज मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस मतलब मार्केट में कितना पैसा है, एंड एम इज मनी सप्लाई। तो मार्केट का मनी सप्लाई जो है इट इज इक्वल टू मनी बेस इनटू द मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी बेस मतलब वही सेम चीज जैसे डिमांड था। अगर 10,000 का मनी बेस है, मतलब 10,000 करोड़ रुपए लोगों के पास हैं, और ये जो है मल्टीप्लायर जो है वो 10 बार घूमता है, वेलोसिटी ही हो गया ये। सो इन शॉर्ट इससे 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो सकता है। और ऑब्वियसली वी हैव सीन इन इकोनॉमिक्स दैट डिमांड इक्वल टू सप्लाई, मतलब अपने इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, तो जैसे डिमांड निकाला जाता है वैसे ही सप्लाई भी निकालो। अगर हाँ मार्केट का वो डिमांड और ये सप्लाई मैच हो रहा है, मतलब मार्केट जो है भैया इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट भी होगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो समहाउ द डिमांड एंड सप्लाई आर रिलेटेड। ओके, वहां पे अलग तरीके से बात करते थे, यहाँ पे अलग तरीके से बात करें, बट द पॉइंट इज सेम कि वहां पे भी यही आंसर आता है, यहाँ भी यही आंसर आएगा। इससे आप मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकाल सकते हो, मनी सप्लाई डिवाइड बाय मार्केट बेस, मॉनेटरी बेस। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब पैसे कितनी बार घूम रहे हैं, पैसे यार 10 बार घूम रहे हैं, तो मनी मल्टीप्लायर इज 10 टाइम्स। कि ये 10,000 करोड़ 10 बार घूमे हैं और 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके, नाउ द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। कि कहीं ना कहीं आरबीआई भी जो है वो मनी सप्लाई करते वक्त मनी मल्टीप्लायर को ध्यान में रखती है, और उसके हिसाब से ही जो है पैसे जो है मार्केट में लगाती है। नाउ बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक, ये चीज़ें सिंपल है। सेंट्रल बैंक मतलब आपका आरबीआई आ गया, और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स मतलब जो हमारे यहाँ पे बैंक्स होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एसबीआई और एक्सिस, एचडीएफसी एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या काम करती है, तो ऑब्वियसली इनका काम देखो, आरबीआई जो है वो डिमांड, हम मैं आरबीआई में जाके पैसे जमा नहीं कर सकता, उनसे लोन ले नहीं सकता, उनका काम अलग है। और कमर्शियल बैंक्स का काम अलग है। कमर्शियल बैंक जो है आपको लोन देंगे, आपसे पैसे लेंगे, ये सारा काम उनका होता है। एंड देन बिहेवियर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक कैसे बिहेव करती है। पब्लिक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट देखती है। ओके, और कितना खर्चा करना है उनको, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या इनकम आ रही है, उसके हिसाब से पब्लिक जो है पैसे अपने पास रखती है। इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई। देखो जब गवर्नमेंट, ये हमने कौन से टॉपिक में देखा, 5th टॉपिक में, जिनका हो चुका है। 5th नहीं, आई थिंक 2nd टॉपिक में ही था ये। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब देखो मार्केट में रिसेशन वगैरह चल रहा होता तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। गवर्नमेंट के पास जो पैसे थे वो गवर्नमेंट ने निकाल के पब्लिक तक पहुंचा दिए। अब पब्लिक के पास पहुंचा मतलब मनी बेस बन, मॉनेटरी बेस बन गया। गवर्नमेंट के पास से पैसे निकल के पब्लिक के पास चले गए, और पब्लिक के पास जाते ही ये मॉनेटरी बेस में आ जाएगा। मॉनेटरी बेस मतलब पब्लिक के पास कितने पैसे हैं, और इसके ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट भी काम करेगा। एक जन की इनकम फिर वो खर्चा करेगा, दूसरे की इनकम बनेगी, और इससे जो है मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। नाउ देयर इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज ऑब्वियसली योर लोन का रेशो, कि जैसे ही आप लोन वगैरह देते हो तो कहीं ना कहीं उससे मार्केट में पैसे पहुंचते हैं, और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो करके है। तो अब फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि बैंकों में सीआरआर, एसएलआर, ये चीज़ें होती हैं, मतलब आपको ये मैंडेटरीली वो रिजर्व्स रखने हैं। ओके, अभी यहाँ पे वही रेशो है कि अगर मान लो आपको 20% जो है पैसे वो दबा के रखने हैं, मतलब सेव करके रखने पड़े। 20% पैसे जो है आपको सेव करके रखने पड़े। ओके, इन दैट केस आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर भी 1/0.20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। मतलब आप अपने रिजर्व के कंपैरिजन में 5 गुना लोन दे रहे हो। 0.2 का रिजर्व है, अब 1 का लोन दे रहे हो, मतलब 5 गुना। और ये पैसे घूमेंगे, ये पैसे जो है वो घूमेंगे। ठीक है,
ये पैसा वापस बैंक के पास आएगा, फिर घूमेगा, ये पैसा चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो 1000 रुपये बैंक के पास डिपॉजिट करता हूँ और बैंक इसका 80% ही लोन दे सकती है, क्यों? बिकॉज बैंकों को 20% रिजर्व रखना पड़ेगा, CR और SLR। तो ये कस्टमर के हाथ में, पब्लिक के हाथ में वापस 800 रुपये जाएंगे। यही 800 रुपये वापस बैंक के पास घूम फिर के आएंगे डिपॉजिट्स के फॉर्म में। तो अब जो है बैंक इस 800 रुपये में से 640 का लोन देगी, फिर 640 के बाद ये इसका भी 80%। तो कहीं ना कहीं ये पैसा जो है वो घूमेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। ओके, एंड देन वी हैव द एंड ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है, RBI का भी स्ट्रक्चर वगैरह होगा इसके अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइंड, ये आप रीड कर सकते हो। कौन बनाता है ये? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब भैया RBI। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब जो इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, किस लिए लाना चाहते हो आप? पैसे को कंट्रोल करना है, पैसे को बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट कम करनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों लानी है पॉलिसी, गवर्नमेंट क्यों लाना चाहती है, जो कि आजकल गवर्नमेंट को भी शायद मालूम नहीं है कि क्या करना है। देन द एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विद फोकस ऑन द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ट्रांसमिशन मतलब ये पैसे कैसे हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे, कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इट इज बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। एंड द ऑपरेटिंग प्रोसीजर विद फोकस ऑन ऑपरेटिंग टारगेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फिर कैसे हम जो है वो उसको क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लीमेंट करके अचीव करेंगे, अपना टारगेट को अचीव करेंगे कि हाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया या मनी सप्लाई बढ़ा दिया, ऐसा। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या तो आपको इन्फ्लेशन कम करना होगा या रिसेशन कम करना होगा, यही होगा। आपको जो है इन्फ्लेशन रिसेशन को कंट्रोल करना है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट, की लोगों के पास जो है लोन वगैरह मिलते रहे। इंटरेस्ट रेट जो है वो मॉडरेट हो, बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें और लोन भी लेते रहें। एंड एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज पैसे बहुत कम मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करके रखना है, सो दैट पीपल इन्वेस्ट द मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बैंक्स। देन एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या क्या होता है? तो एक्सचेंज रेट देखा जाता है, और इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर का, यूरोपी का क्या रेट चल रहा है। क्वांटम लेवल मतलब कितना मनी सप्लाई रखना है, कितना लोन देना है बैंकों को पब्लिक के लिए। असेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, कि हमको कहीं ना कहीं लोगों सारे एसेट्स की वैल्यू मेंटेन करके रखनी है। शेयर मार्केट की में शेयर्स की वैल्यू, रियल एस्टेट में घर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है उसके लिए पॉलिसी में। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अभी ऑपरेटिंग टारगेट कि यार आप जो है जो मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्यों आप ये लेके आना चाहते हो, कैसे टारगेट सेट करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको डे टू डे ऑपरेटिंग टारगेट मतलब डे टू डे की अपने ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट जो है वो अचीव करने हैं, कि आपको हर दिन जो है ट्रांजैक्शंस बढ़ाने हैं, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप जस्ट रीड कर लो, मुझे लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये सारी चीज़ों पे जो है आपका छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है 2-3 मार्क का। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मतलब बैंकों को जो डिपॉजिट आता है उसका सर्टेन पार्ट जो है उनको वो रिजर्व में रखना पड़ता है, उसका वो लोन में नहीं बांट सकते। ओके, तो आपको रेट्स वगैरह जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 8 जुलाई 2017 को ये 4% था। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी देने वाला हूँ जिसमें ये मेंशन होगा। देन SLR, अभी यहाँ पे था कैश रखना था। SLR में ऐसा है कि आप कैश में नहीं, आप जो है बाकी के अदर सिक्योरिटीज में भी पैसे को रिजर्व रख सकते हो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके,
सो आप कैश में रख सकते हो या फिर गोल्ड में भी रख सकते हो, या फिर आप ट्रेजरी बिल्स जो है, कुछ और सिक्योरिटीज़ हो गई, या स्टेट डेवलपमेंट लोन जो गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट इन शॉर्ट चाहती है कि ये पैसे उनके पास ही पहुंच जाए। देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, जब पैसों गवर्नमेंट को पैसों की कमी पड़ती है, गवर्नमेंट जो है मार्केट से पैसे उठाती है, ठीक है। कैसे उठाती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके, ट्रेजरी बिल्स इशू करके, ये सारे इशू करके पैसे उठाती है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। गवर्नमेंट अपना लिक्विडिटी जो है एडजस्ट करती रहती है, मार्केट का लिक्विडिटी एडजस्ट करती रहती है। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसे हो गए तो गवर्नमेंट ये सब इशू करेगी, और मार्केट में कम पैसे हैं तो इनको रिडीम कर देगी, उनके पैसे रिटर्न कर दो पब्लिक के। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब भी इसके अंदर है। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कहीं ना कहीं ये जो है इट इज़ फॉर बैंक्स एक्सेट्रास, ओके। कि जब बैंकों की ज़रूरत पड़ेगी तो आरबीआई जो है वो पैसे उनको देती है बैंकों को, कुछ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। वो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और इनकी क्या मीटिंग होती है, कब कब ऐसा होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब आपको रीड करनी है, इसमें कोई। देन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वही है कि मार्केट में जो मनी डिमांड और सप्लाई है उसको मेंटेन करो। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसे हो गए तो उसको निकाल लो, और कम पैसे तो पैसे डालो मार्केट में। देन वी हैव द बैंक रेट, बैंक रेट मतलब जिस रेट पे बैंक जो है आरबीआई जो है बैंकों को लोन देती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब मार्केट से सिक्योरिटीज बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय गवर्नमेंट और आरबीआई। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। सो फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, ठीक है, क्या पॉलिसी से क्या ऑब्जेक्टिव लेके आप पॉलिसी बना रहे हो। तो इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अपने को ये काम करना है, ये इम्पोर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन लोग होते हैं। डेप्यूटी गवर्नर है, ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन होना चाहिए, द न्यू सिस्टम इनकॉर्पोरेट, और अलग अलग टाइप के लोग होने चाहिए, अलग अलग एरिया से लोग होने चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी दे के रखे हुए हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन आंसर्स। मनी मार्केट में जैसे यहाँ पे है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, ओके, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म है यहाँ पे कि पैसे का जो हमने देखा था यहाँ पे, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। देन फंक्शंस ऑफ मनी, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये यूनिट ऑफ अकाउंट है, मतलब इसी से पैसे की वैल्यू पता चलती है, और डेफर्ड पेमेंट कर सकते हो। स्टोर वैल्यू है, स्टोर वैल्यू मतलब आप पैसा रखो अपने पास, इट विल वर्क लाइक एन एसेट फॉर यू, इट विल स्टोर वैल्यू, कि आपके पास कुछ चीज़ें तो है, आप बोल सकते हो कि मेरे पास लाख रुपए हैं, तो यू हैव सम वैल्यू। And the theory of money is not actually about money, it is about the price level. तो हमने देखा था MV is equal to PT, it depends upon price level, okay, ये रहा फिशर का मॉडल है, ये फिशर का मॉडल, फिशर के नाम से ही पूछ सकते हैं, बताओ फिशर ने क्या थियरी दी, तो आपको ये बताना है। ओके, द न्यू क्लासिकल थियरी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ दो फटाफट, और इसमें से आपको जो है वो सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो आ जाएंगे। ओके, चलो, तो दिस चैप्टर इज ओवर, इसका रिविजन हमने यहाँ पे कर लिया है, फटाफट खत्म कर लेना इसको, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है, जिनका नहीं हुआ है, वो चैप्टर लेके आएंगे। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन।